एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम बुक लेकर चल रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूनिट 1 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि बेसिस फाइंड करने हैं फॉर रेंज ऑफ टी और बेसिस फाइंड करने हैं नल स्पेस ऑफ टी के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब। तो हमारे पास एक टी लीनियर ऑपरेटर दे रखा है किस पर, आर क्यूब। आर क्या है? रियल नंबर का सेट है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 3 है। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ विच इन द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस इज। उसकी हमें मैट्रिक्स दे रखी है, जो ये टी लीनियर ऑपरेटर है उसकी हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैट्रिक्स ए दी। अब हमें फाइंड क्या करना है कि बेसिस फाइंड करने हैं रेंज ऑफ टी के, ठीक है, और बेसिस फाइंड करना है नल स्पेस ऑफ टी के। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम बेसिस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, चाहे हमें बेसिस रेंज की फाइंड करनी हो या नल स्पेस की फाइंड करनी हो, हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है उसे हमें इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इचलन फॉर्म में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने लास्ट वाली रो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो क्रिएट कर सकें, और अगर इस वाली रो में कंप्लीटली जीरो हो जाती है तो उससे पहले वाली रो में हमें जीरो बनाने की पूरी कोशिश करनी होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी उतनी ही हमारी सही इचलन फॉर्म क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहले इचलन फॉर्म बनाएंगे अपनी। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, a = 1 0 -1 2 1 3 1 1 4। ठीक है, हम जो ये इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसमें हम रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट आता है उसे हमें सबसे पहले 1 क्रिएट करना है, क्योंकि अगर ये 1 क्रिएट हो जाएगा तो हम आगे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आराम से इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये 1 है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 है, हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के सारे इसको छोड़कर सारे एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है तो इसमें भी हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो अगर हम रो 3 में इन दोनों को ऐड कर दें, रो 3 में रो 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो हम यही करते हैं, अप्लाइंग। हम किस में अप्लाई करेंगे, रो 3 में अप्लाई करेंगे। क्या कि रो 3 में रो 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या एक फॉर्म आ जाएगी। देखो फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 रोज तो हमारे पास सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उनमें तो हमने कुछ करा नहीं है। अब थर्ड रो में देखते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, और 4 + 1 हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 5 है और यहाँ पे हमारे पास 1 1 है। अगर हम इस वाली रो को अगर 0 क्रिएट करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो। ठीक है, तो हम यही करते हैं, अप्लाइंग। अब हम R3 में ही अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2। हम क्या करेंगे, R3 में से माइनस कर देंगे R2 में 5 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर हम R2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 क्रिएट हो जाएगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0 है तो 0 में 5 की मल्टीप्लाई करके भी 0 रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा। ठीक है, तो हमारी वाली रो पूरी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगी, अब हमारी फॉर्म यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 रोज तो हमारे पास सेम रहने वाली हैं, 0 1 1 0। ठीक है, 0 में जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा और 0 - 0 हमारे पास 0 आ गया। फिर नेक्स्ट के लिए देखते हैं, देखो हम लिख के बता देती हूँ किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखो R3 का एलिमेंट लेना है, 5 ले लिया, -5 × R2, 5 की R2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है तो 1 की 5 में करेंगे 5 5 - 5 0। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 0 बन जाएगा, तो हमारी इचलन फॉर्म क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब देखो हम इससे आगे हमारी जो कोशिश रहती है कि जैसे कि वाली रो हमारी पूरी कंप्लीटली 0 हो गई है, अब उससे पहले वाली रो को भी हमें 0 बनाना है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सके। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, यहाँ पे जैसे कि हम अगर यहाँ पे 0 क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वाली 0 हमारी चली जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये वाली 0 बनाने के चक्कर में इस वाली 0 को वेस्ट कर दें, क्योंकि हमें जो 0 बनानी होती है वो डायगोनल फॉर्म में बनानी होती है। ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 नहीं रहेगी और यहाँ पे 0 आ जाएगी तो डायगोनल फॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, विच इज इन इचलन फॉर्म। हमारे पास जो इचलन फॉर्म बन सकती थी वो हमारी बन चुकी है। ठीक है, विच इज इन इचलन फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले नल स्पेस के लिए बेसिस फाइंड कर रहे हैं। तो नल स्पेस के लिए बेसिस फाइंड करने का मतलब क्या है, नल स्पेस कौन सा होता है, जो भी हमने ऑपरेटर अप्लाई करा है वो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर हमें ये नल स्पेस के लिए फाइंड करेंगे तो लिख लेते हैं फॉर नल स्पेस। ठीक है, फॉर नल स्पेस हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो = 0 के इक्वल होगी, क्योंकि हम नल स्पेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब नल स्पेस के लिए अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 0 होगी, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं x + 2y + z,
ये आप सोचोगे यहाँ पे क्या ये चीज़ कैसे आ गई, यहाँ पे एक्स वाई जेड कैसे आ गई। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे हमारे एक वेरिएबल्स की इधर मल्टीप्लाई हो रही है एक्स वाई और जेड की, ठीक है। तो अगर और इक्वल्स टू मतलब हमें किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ए एक्स इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। ए हमारे पास ये है इंटू एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास आ गई 0। नेक्स्ट देखेंगे तो 0 की x में करेंगे तो हमारे पास 0 रहेगा, 1 की y में करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा और 1 की z में करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास 0। और नेक्स्ट रो हमारे पास पूरी कंप्लीटली 0 है तो नेक्स्ट में हमारी 0 ही आ जाएगी, उसे लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें जितने मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के अदर वेरिएबल्स यूज कर सकें। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं z की टर्म में, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू पुट करके हम x की भी वैल्यू z के टर्म में निकाल सकते हैं। तो हमारी सिर्फ z के टर्म में x y z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाई चांस अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो आपको 2 भी वेरिएबल्स यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक वेरिएबल से निकाल सकते हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट फेज पर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे इक्वेशन की नेमिंग करते हैं फ्रॉम 1 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू हमारा माइनस का जेड हो गया है, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस का जेड हो गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस 2y प्लस जेड, तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो x हमारे पास एज इट इज रहा, ठीक है, y हमारे पास माइनस का जेड है तो माइनस का 2z लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस जेड लिख सकते हैं। हम इसे यहाँ पर जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल दिया, आप लोग चाहे तो ये z की वैल्यू निकाल सकते हैं, z इक्वल्स टू माइनस वाई, कैसे भी कर लीजिए आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, x माइनस का जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू जेड। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर अपनी x वाली मैट्रिक्स निकालना चाहें तो जो x की मैट्रिक्स थी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू हम कैसे लिख सकते हैं, x y z ये वाली मैट्रिक्स होती है, इक्वल्स टू में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, z है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का z है, z की वैल्यू क्या है, हमारे पास सिर्फ z ही है, ठीक है। अब इसमें से पूरे में से हम z को कॉमन ले सकते हैं। जब हम z को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया बाहर z, ठीक है। तो अब हमारा ये बेस बन गया है नल स्पेस का, नल स्पेस का बेसिस ये बन गया है, ओके। तो हमारा बेसिस फॉर नल स्पेस क्या आ गया, बेसिस फॉर नल स्पेस इक्वल्स टू 1, -1, 1, और इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी को हम एनटी से डिनोट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है, हमारे पास एक ही तो बेस निकला है तो इसकी डायमेंशन हो गई हमारे पास 1, ओके। आपको हो सकता है बुक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करके दे रखा है और बहुत सारे बेसिस भी निकाल के दे रखे हैं, बट उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सिर्फ एक ही बेस आएगा, ठीक है, नल स्पेस का सिर्फ एक ही बेस आएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब आपको एक थ्योरम पता होगी, क्या, रैंक एंड नलिटी थ्योरम नाम है उसका, रैंक एंड नलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या पता है हमें, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स होता है डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी या फिर रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, जो हमारे पास टी लीनियर ऑपरेटर है वो आर क्यूब पर अप्लाई हो रहा है, मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो 3 है। तो डायमेंशन ऑफ वी कितनी हो गई, हमारे पास 3 हो गई, और डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी वो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लस हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी वो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हम यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमारी जो रेंज की डायमेंशन आएंगी वो 2 आएंगी, मतलब 2 बेसिस निकलने वाले हैं उसके, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम जो डायमेंशन निकालेंगे, मतलब आप जो बेसिस निकालेंगे रेंज के, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब रेंज के निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड बेसिस लेकर चलेंगे। स्टैंडर्ड बेसिस किसके लिए लेकर चलेंगे, r की पावर 3 के लिए। क्या होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर r क्यूब विल बी, क्या होते हैं आपको पता होगा। स्टैंडर्ड बेसिस की तो सब जानते हैं, क्या क्या होते हैं, 1 0 0, ठीक है। फर्स्ट बेस ये होता है, सेकंड बेस क्या होता है 0 1 0, और थर्ड बेस क्या होता है 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो हमारे पास क्या है, A इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 1 3 1 1 4, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी थी, देखो क्वेश्चन में लिख रही है मैट्रिक्स, वो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ली है, अपनी स्टैंडर्ड बेसिस लिख ली है, ओके।
अब हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म किस तरह से हुआ होगा। तो टी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या बना होगा, इसके साथ अगर हम अपने साथ एक्स की मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई जेड वाले की, तो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट के लिए 0 की एक्स में करेंगे तो 0 रहेगा, 1 की वाई में करेंगे तो वाई आ जाएगा, 1 की जेड में करेंगे तो जेड आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, 1 की माइनस 1 की एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, 3 की वाई में करेंगे तो प्लस का 3 वाई, और 4 की जेड में करेंगे तो प्लस का 4 जेड। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब देखो हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, मतलब हमारे पास अगर टी के अंदर एक्स वाई जेड है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है 1, ये एक स्टैंडर्ड बेस ये, एक स्टैंडर्ड बेस ये, एक स्टैंडर्ड बेस ये है। तो इन सब के लिए हम अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और उसके लिए अपनी अलग मैट्रिक्स निकालकर उसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दे रखा है, आपको समझ में हो सकता है नहीं आए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया है जो हमने निकाला था उस मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, अब हमने सबसे पहला जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। देखो क्या है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 2y प्लस जेड। देखो x हमारे पास 1 है, प्लस 2y हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस जेड भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेक्स्ट क्या है y प्लस जेड, दैट इज 0 प्लस 0। ओके, फिर थर्ड क्या है माइनस का x दैट इज -1 प्लस 3y की 0 में मतलब 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4z भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1, 0, -1। ओके, फिर नेक्स्ट के लिए निकालते हैं टी। सेकंड ऑर्डर बेसिस क्या है हमारे पास 0, 1, 0। ठीक है, तो अब इसके लिए निकालते हैं x क्या है हमारे पास 0 है, प्लस 2y क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और प्लस जेड हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं y प्लस जेड, तो हमारे पास 1 प्लस 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट चलते हैं माइनस का x दैट इज 0 प्लस 3y करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, और 4z हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट के लिए अब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे किसका, 0, 1, 0 हो गया। आप 0, 0, 1 के लिए निकालेंगे, उसके लिए क्या आएगा, देखो x हमारे पास 0 है, प्लस 2y हमारे पास 0 हो जाएगा, और प्लस जेड हमारे पास एज इट इज रहेगा 1। फिर y प्लस जेड करेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, एक कॉमा आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस x हमारे पास 0 है, 3y हमारे पास 0 आएगा, प्लस 4z दैट इज 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1, 1, 4। ठीक है, अभी हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर आएंगे स्टैंडर्ड बेसिस वो हमारे पास आ गए हैं। अब इनके लिए हम अपनी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स को किस तरह से क्रिएट करना है ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। बहुत सारी जगह पर हमें इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखना होता है, बट यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास अब इसका मैट्रिक्स क्या बनेगी, लिख लेते हैं। इसे क्या होगा, देखो 1, 0, -1, 2, 1, 3, 1, 1, 4। स्टूडेंट्स अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ पे कैसे करना है, देखो नल स्पेस के लिए हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी मैट्रिक्स दे रखी थी तो उसे बनाने की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमने इसे यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। बाई चांस अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होता है तो नल स्पेस के लिए हम वर्टिकल मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, और जब हमें रेंज स्पेस निकालना होता है तो हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है। ठीक है, इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका टी, इसका नाम क्या देते हैं हम इसका नाम टी दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम इसकी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है। अब हमें इसको भी 0 क्रिएट करना है और इसको भी 0 क्रिएट करना है, तो हम अप्लाई कर देते हैं, दोनों रोज में अप्लाई कर देते हैं हम एक साथ। अप्लाइंग, अगर R2 में अप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं, R2 माइनस 2 इंटू R1। ऐसा क्यों करा, क्योंकि R2 हमारे पास 2 है, 2 में अगर 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 - 2 हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये भी अप्लाई कर देते हैं R3 में। R3 के लिए क्या करें, R3 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये दोनों ऑपरेशंस जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, ये देखो फर्स्ट में हमने कुछ नहीं अप्लाई करा है तो फर्स्ट तो हमारे पास सेम रहेगा। सेकंड में हमारे पास यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं तो R2 माइनस 2R1, 2R1 क्या हो जाएगा 0, 1 - 0 हमारे पास 1 ही रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे 3 - 2R1, 2 इंटू R1, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का हो गया, ये 5 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 - 0 हमारे पास 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4, फिर क्या है -R1, 4 - R1 मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 5 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने 0 क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। तो हम यहाँ पे अपनी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग R3। रो 3 में हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्या कि रो 3 में से रो 2 को माइनस कर देंगे। जब हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, 1, 0, -1।
ठीक है। सेकंड रो में भी हमने कुछ अप्लाई नहीं करा है तो ये सेम रहेगी। उसके बाद 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, हमारे पास लास्ट वाली रो हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट वाली रो को हम देखें तो इसमें हम यहाँ पे 1 की प्लेस पर 0 क्रिएट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें इचेलॉन फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट्स 0 चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं भी बन पाए तो कम से कम स्टार्टिंग के तो 0 हों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है ऑलरेडी। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ का हमारा 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी फाइनल इचेलॉन फॉर्म हो गई है, विच इज इन इचेलॉन फॉर्म। ठीक है, ये हमारी इचेलॉन फॉर्म में आ गई है। अब हम यहाँ से अपने बेसिस फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या बेसिस होंगे, बिल्कुल सिंपल है बेसिस फाइंड करना। देखो फर्स्ट बेस हो जाएगा 1 0 - 1 और सेकंड हो जाएगा 1 0 1 5। ठीक है, हमारे पास ये 2 बेसिस आ जाएंगे बस। बुक में थोड़े से आंसर अलग है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पता नहीं कैसे सॉल्व कराया, क्या क्या वैल्यूज ले लिए, कहीं पर 6 आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, तो उस पर इतना फोकस मत करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, द बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी या फिर रैंक ऑफ टी। ठीक है, इसे रेंज भी बोलते हैं और रैंक भी बोलते हैं। वो कितना हो जाएगा, क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास बेसिस। फर्स्ट बेस आएगा 1 0 - 1। ठीक है, सेकंड बेस आएगा 0 1 और 5। थर्ड बेस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो 0 0 0 है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिस आ गए। अब देखो हमारे पास 2 बेसिस है, मतलब इसकी डायमेंशन हमारी 2 हो गई। रेंज ऑफ टी कितनी हो गई, 2। और हमने यहाँ पे भी डायमेंशन कितनी निकाली थी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी 2 निकाली थी। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करा है वो बिल्कुल सही है और इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।